क्योंकि जो विषय है वो काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट आप समझ सकते हैं कि ये एफएमआरआई का जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है और जिसके ऊपर बेस करके हमारा मूवमेंटल जो एरियाज है वो तैयार होता है, ये समझ सकते हैं कि ये जो वर्कशॉप है वो उसमें पूरा इसमें बात करना है, चर्चा करना है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बट दिस इज रियली अप्रिशिएबल दैट यू हैव MPMSRU has organized this workshop, and primarily we are holding this kind of workshops, as your secretary has said, throughout the country at different levels, different states. Some of the places it has already been done. Just 1 month back we did it in Nagpur with and our primary aim is that the historical background of the formation of FMRAI, the way the organization of FMRAI has been built, the areas where we have identified that there are weaknesses and it needs to be corrected, and the current challenges on the basis of which we have to confront the offensive of the employers and the policies of the government, इसको हमने आइडेंटिफाई किया इसलिए कि कंटेम्पररी जो अभी अटैक्स हैं उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो नेटवर्क है, जो सेटअप है, वो कैसे खड़ा होता है। उसके लिए हमने सोचा था कि हमारे एंटायर जो ऑर्गेनाइजेशनल जो रैंक एंड फाइल है, खास करके स्टेट लीडरशिप, काउंसिल लीडरशिप एंड सब यूनिट लीडरशिप, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के दिन में। तो विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन, आई वुड जस्ट गो टू द वेरी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ FMRAI, मेनी ऑफ विच इज नोन टू यू। FMRAI was formed in the year of 1963 as a federation. उसके पहले काफ़ी स्टेट यूनिट फॉर्म हो गई थी, BSSR फॉर्म हो गया था, वेस्ट बंगाल में भी कुछ यूनियंस फॉर्म हुए थे। आज के दिन का WMSRU नहीं, लेकिन यूनियन था उस समय। नागपुर में एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एसोसिएशन था। बट एट दैट टाइम ऑल द मूवमेंट्स अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर्स वाज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल यूनिटी। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रियलाइज्ड कि इस तरह की जो आइसोलेटेड मूवमेंट्स है ये सक्सेस कभी नहीं होगा जब तक ना हम पॉलिसी लेवल पे हम लोग एक बुनियादी मूवमेंट छेड़ सकते हैं, और पॉलिसी को खास करके लीगल लेवल पे हम लोग गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय को लेकर के उसको बदल सकते हैं। जब तक until and unless we are able to do that, we will not be able to make much differentiation in terms of our position in the society and our ability to resist the attacks of the तो ये सोच को लेकर के सबसे पहले FMRAI बनी थी 1963 में। और हमारा प्राइमरी एम क्या था? प्राइमरी एम ये था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंदर वर्कमैन का जो दर्जा मिलना चाहिए, वर्कमैन का जो एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो हमारा सबसे पहला एम था। क्योंकि उस समय एक जजमेंट आ गया था मे एंड बेकर का। उस जजमेंट में ये बोला गया था कि दीज पीपल आर नॉट वर्कमैन इन द ट्रू सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार बन गया मालिकों के माने हाथ में, ये बिकॉज वी आर नॉट वर्कमैन, सो एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन कैनॉट बी रजिस्टर्ड एंड इट कैनॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो विद दिस इन माइंड, इन द ईयर 1963 FMRAI was formed as a federation. And all these movements, like council movement, it came almost 1 decade later. And immediately when we started to, put pressure on the government to change the policies and form laws in favor of us, उसका नतीजा ये मिला कि 1976 में, almost more than 10 years after the formation of FMRAI, the first sector-specific law in the name of Sales Promotion Employees Conditions of Services Act बनी 1976 में। और आप जानते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन में FMRAI का नाम है, इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ FMRAI के आंदोलन की वजह से ये कानून पार्लियामेंट में बनाया गया, ऐसा लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत कम इसमें आता है। तो हम आज जो है जो कोशिश करेंगे वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन, आप अगर हमसे पूछेंगे, मेरा ऑफ कोर्स दिस इज नॉट माय ऑर्गेनाइजेशनल व्यू, बट इफ यू आस्क मी पर्सनली with all the experiences that I have had, if you ask me what is the number 1 priority, which is the number 2 priority, and which is the number 3 priority for
any person who is associated with the field workers movement of this country, number 1 is organization, number 2 is organization, number 3 is organization. आप organization को बुलंद करोगे तो आने वाले दिन में आपका मूवमेंट करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, मूवमेंट तो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ऑपरेशन बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर पुख्ता होता है, तगड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, और ये वर्कशॉप में हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू deal with organization, underlying principles, practices and impediments and advancement. So one after another we'll have to deal with these issues. तो ये there are couple of things on which the basic organizational setup depends. और ये सबको समझना, starting from subunit to ephemeris center, secretariat तक, the same principles are applicable. Democratic functioning, coordination, timely intervention, कैडर डेवलपमेंट, ब्रॉडेनिंग, कैंपेन, मोबिलाइजेशन, स्ट्राइकिंग कैपेसिटी, इसमें सबसे ज्यादा ये आप लोअर लेवल पे कैडर डेवलपमेंट से शुरू होकर के जो नीचे एक 2-3 पॉइंट्स और हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो, हाँ, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द सब यूनिट लेवल, जहां पे हम एक्चुअली ट्रेड यूनियन करते हैं। वहां पे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मतलब क्या समझते हैं? एट एवरी लेवल there should be absolute transparency in taking decisions. All level of the committees, subcommittees, members of the committees at all level should be taken into account when we are going to take a decision. ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि कुछ लीडर मिलकर के कोई डिसीजन ले लिया और वो फिर वो थोप दिया गया बाकी सबके ऊपर, और वो बिना समझे बिना सोचे उसको जैसे मानना पड़ता है वैसे मान। ऐसा नहीं, हमारे संगठन में ऐसा नहीं होता है। हमारे संगठन में जो भी डिसीजन लेते हैं, अगर लीडरशिप भी लेते हैं, वो डिसीजन हम लोग हर लेवल पे डिस्कस करते हैं, और जैसे लगे एवरी लीडर शुड फील दैट इट इज अ डिसीजन विच हैज बीन टेकन बाय मी एंड देयर शुड बी एन ओनरशिप ऑफ दैट डिसीजन। तो ये हुआ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का नंबर 1 चीज। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग का मामला उसमें यह है कि आप अपना कोई भी अगर निर्णय लेते हैं, मैंने देखा कई जगह यूनिटों में सेक्रेटरी ने तय कर लिया कि इतनी तारीख को मीटिंग बुलानी है, और उन्होंने उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया कि इतनी तारीख को मीटिंग है। नतीजा क्या होता है? वो मीटिंग अगर वर्किंग कमेटी की है तो 2-3 वर्किंग कमेटी मेंबर आते हैं, अगर जनरल बॉडी की है तो 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, और वो बोलेंगे कोई आता नहीं है साहब, कोई वर्किंग मेंबर कॉपरेट नहीं करता, कोई आता नहीं है, इसलिए हम फंक्शन नहीं कर पाते। अगर आपको कोई मीटिंग में बुलानी है, आप एक कंसल्टेशन में जाइए, लोगों से बातचीत कीजिए कि जनरल मीटिंग कब बुलाएंगे, वर्किंग कमेटी मेंबर से भी बातचीत कीजिए। आजकल तो हम भी करते हैं, सेक्रेटरीट वर्किंग कमेटी बुलाने के पहले हम एक बार डालते हैं कितनी तारीख को हम वर्किंग कमेटी बुलाना चाहते हैं या सेक्रेटरीट बुलाना चाहते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं। अगर आपके निर्णय में डेमोक्रेटिक तरीके से लगे निर्णय में अगर बाकी सभी की सहमति है तो आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, फिर आप उनको दोष मत दीजिएगा। इसलिए डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के पार्ट को यहाँ पर इन्होंने रखा। ये हमने सबसे पहले रखा है इसलिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जैसे संगठन कॉमरेड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के अलावे चल ही नहीं सकता, ये समझ लीजिए आप। बहुत सारे ऐसे संगठन में चल जाता है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसी बनी हुई है, लेकिन हमारे जैसे संगठन जो एक नीचे से ऊपर तक हम लोग मोबिलाइजेशन के ऊपर और हमारा स्ट्राइकिंग कैपेसिटी के ऊपर, आंदोलन के ऊपर निर्भर करता है, वो डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के बिना डिसीजन का ओनरशिप आप नहीं चला सकते। ये आप समझ लीजिए, इसलिए हमने ये पहले नंबर रखा, कोऑर्डिनेशन। अब डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कैसे करेंगे? हमारे यहाँ पे लीडरशिप का लेवल्स अलग अलग होते हैं। सब यूनिट लेवल लीडरशिप है, वहाँ पे जनरल मेंबर्स हैं, उसके बाद यूनिट लीडरशिप होते हैं, यूनिट लीडरशिप के बाद यूनिट सेक्रेटेरिएट मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ से फिर आ जाता है वो स्टेट लीडरशिप में। स्टेट लीडरशिप में भी हायरार्कीज हैं, वहाँ से फिर वर्किंग कमिटीज होते हैं, वहाँ पे हायरार्कीज है, उसके बाद सेक्रेटरी है। तो इतने बड़े जो एक हायरार्की लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं, उसमें हम कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे और कैसे फैलाएंगे कोई डिसीजन, ये बहुत जरूरी है समझना। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ये होता है कि देयर शुड बी एब्सोल्यूट, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और जो डिसीजन हुआ उसको हर लेवल पे पहुंचाना, ये बहुत जरूरी होता है। उसका 2 मेन एक पॉइंट है। नंबर 1 इज दैट एवरी डिसीजन शुड बी सर्कुलेटेड, आइडियली इट शुड बी सर्कुलेटेड थ्रू सर्कुलर्स। जहां पे सर्कुलर पॉसिबल नहीं है, वहां पे जो भी तरीका पॉसिबल है, इट शुड बी इमीडिएटली मेड नोन
टू ऑल द लेवल्स वेर इट मैटर्स। ये सबसे बड़ा है। सर्कुलर, इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्कुलर निर्भर संगठन है। ये आप समझ लीजिए, इट्स अ सर्कुलर डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज भी हम लोग कहते हैं, जैसे हमने कोई कह दिया, जनरल सेक्रेटरी एफएमआरआई कुछ कह देते हैं आपके जनरल सेक्रेटरी को, भाई ये करना है, बट ही फाइनली वेट्स फॉर द सर्कुलर, बिकॉज दैट इज द विंडिकेशन ऑफ व्हाट डिसीजन द जनरल सेक्रेटरी हैज गिवन। और ये सब जगह पे लागू होना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए संगठन। दूसरा ये है कि देयर इज अ डिसीजन, वी हैव टू मेक द डिसीजन नोन टू ऑल द मेंबर्स। कैसे करेंगे? एक और तरीका यह है जीबी मीटिंग बुलाना। ये एक हम बताएंगे कि ये जीबी मीटिंग बुलाने के का जो बात है, इसमें हम लोग कई जगह पे हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी वीकनेस अभी आ गया है। जीबी मीटिंग पहले जैसे हम लोग बुलाते थे वैसे बुला नहीं पा रहे हैं। जीबी मीटिंग बुलाते भी हैं, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, और पार्टिसिपेशन कम होता है उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग अहमियत नहीं देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। जीबी मीटिंग इज वन ऑफ द फंडामेंटल एरियाज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच we have developed our strength and expanded the organization। तो ये बहुत जरूरी 2 पॉइंट है जो कोऑर्डिनेशन में आता है। थर्ड है टाइमली इंटरवेंशन। टाइमली इंटरवेंशन किस बात का? एक ऐसा डायनामिक संगठन है, इस संगठन का हर लेवल पे एवरी डे देयर इज सम डेवलपमेंट, वेदर देयर इज एन अटैक ऑफ द कंपनीज, एक मेंबर ही इज अंडर ऑपरेशन, उसके ऊपर एट्रोसिटी हो रहा है, सब यूनिट लीडरशिप या स्टेट लीडरशिप क्या इमीडिएटली उसमें इंटरवेन कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मेंबर्स विल लूज द कॉन्फिडेंस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये समझना बड़ा जरूरी है। और हमारे संगठन में, बिकॉज इट्स सच ए फास्ट चेंजिंग सिचुएशन, प्रोफेशन, एंड प्रोफेशन का जो अटैक का जो एक तौर तरीके है वो बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इसमें हम लोग टाइमली इंटरवेन नहीं करेंगे। इमीडिएटली मेंबर जब आपके पास समस्या लेके आ रहा है, इमीडिएटली यू हैव टू गिव हिम रिलीफ, आइदर थ्रू लेटर्स और थ्रू, इफ यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव हिम रिलीफ, यू पास इट ऑन टू द हायर कमिटी। लेकिन वो प्रॉब्लम सुन करके आप बैठ गए, 3 दिन बाद फिर उसको बुलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इमीडिएट इंटरवेंशन इज व्हाट द मेंबर्स रिक्वायर, इमीडिएट इंटरवेंशन इज व्हाट वी शुड डिलीवर एज लीडर्स। देयर इज अनदर पार्ट, देयर इज, इतना बड़ा संगठन का हमने ढांचा बनाया, संगठनिक लेवल पे कहीं भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वहां पे भी उस प्रॉब्लम के ऊपर बैठे रहना ये संगठन को वीक कर देता है। यू हैव टू एज ए लीडर इमीडिएटली एड्रेस दैट प्रॉब्लम, दैट इज टाइमली इंटरवेंशन एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एक होता है टाइमली इंटरवेंशन एट द एट्रोसिटीज लेवल, ऑपरेशन लेवल टू द मेंबर्स, और दूसरा होता है संगठन को बरकरार रखने के लिए, संगठन में कोई समस्या ना आ जाए, उसके लिए भी टाइमली इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है एज ए लीडर। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। फोर्थ है कैडर डेवलपमेंट। कॉमरेड्स, ये हम जानते हैं कि हमारे ऐसा प्रोफेशन है, इसमें मैं समझता हूं कि जितनी भी प्रोफेशंस हैं और जितने भी संगठन है, ये हमारे पैमाने, हमारे जैसे बड़ा संगठन, सबसे ज्यादा फ्रेशर्स, न्यू ब्लड, फ्रेश ब्लड इसमें आता है। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, हमारे सब यूनिट का मेंबरशिप ले रहे हैं, एमपीएमएसआर का मेंबर बन रहे हैं, तो वो हम क्या करें उनको लेकर के? ये तो फोर्स है एक, इस फोर्स को हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये नए मेंबर्स के ऊपर हमेशा कंपनी का मैनेजमेंट का प्रेशर रहेगा, और जिसे कहते हैं कि एल्योरमेंट वो भी रहेगा। लेकिन इन्हीं से हमको जो है अपना कैडर बनाना है। आने वाले दिन में ये कैडर हमारे लीडरशिप में आएंगे, धीरे धीरे वो अपना लीडरशिप हायरार्की में अपने कैपेसिटी के अनुसार, डेडिकेशन के अनुसार जाएंगे। तो कैडर डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे? कैडर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा ये है कि कैडर को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस साल हमने 10 नया मेंबर बनाया, इस 10 मेंबर में हम देख रहे हैं कि ये 2 जन जो है, ये 2 जन के अंदर संगठन के प्रति जो है इंटरेस्ट है, वो काम करना चाहते हैं, तो हम उसको पहले काम देंगे। इसको ऐसे नहीं छोड़ देना है। वो आ रहा है, मीटिंग में आ रहा है, सवाल भी पूछ रहे हैं, उसका इंटरेस्ट है, हम समझ रहे हैं एज ए लीडर कि इनका इंटरेस्ट है, लेकिन हम उसको ऐसे छोड़ के रखे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको बुलाना है, उनके साथ बात करना है, बहुत जरूरी है ये। और फिर उनको काम देना है, पहले छोटा छोटा काम देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना, ये बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देकर के उसका असेसमेंट करना है
कि ये हमने काम आपको दिया था, आपने कैसे किया, ये कैसे किया, और ये कैडर हम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं इसका चर्चा भी आपके सब यूनिट लेवल पे जो कमिटी मीटिंग आप करेंगे उसमें होना चाहिए कि कैडर डेवलपमेंट शुड बी ए परमानेंट एजेंडा ऑफ ऑल कमिटी मीटिंग्स। और ये सबसे ज्यादा लागू होता है सब यूनिट लेवल पे, क्योंकि कैडर वही डेवलप होता है। अगर जो सीनियर लोग हैं वो धीरे धीरे जाए, संदीप चतुर्वेदी इज गोइंग टू रिटायर, बाकी और लोग हैं धीरे धीरे, हम लोग भी 3-4 साल के बचे हैं, तो चलाने के लिए एमपीएमएसआई हमको तो नया कैडर चाहिए, नए लीडर भी चाहिए आपको। उसके लिए अगर यूनिट लेवल से ये प्रक्रिया लीडर देता कौन है? शैलेश शर्मा को कौन दिया? यूनिट दिया। या संजय सिंह तोमर को कौन? सत्ता यूनिट दिया। तो ये लीडरशिप आएगा हमारा यूनिट से, तो यूनिट के अंदर ये प्रक्रिया अगर नहीं होगी कैडर डेवलप करने की तो स्टेट में भी लीडर नहीं मिल पाएगा। ये आप देखिए बहुत बड़ा वैक्यूम है लीडरशिप का। आप मालवा के अंदर 2 लोगों के बाद में हमारे पास जो कोई लीडरशिप नहीं, पूरा साफ है, क्योंकि उन यूनिटों में हमने प्रक्रिया में गए नहीं यूनिट लीडरशिप यूनिट को डेवलप करने के लिए। स्थिति भोपाल के अंदर में वही है, बाकी जगह में वही है, लेकिन कुछ यूनिटें हैं जहां पर लगातार कैडर डेवलप हो रहे हैं। और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। आज से 4 या 5 साल पहले सत्ता के अंदर रावल सेक्रेटरी थे, अर्जुन तिवारी उनके प्रेसिडेंट थे, ये लोग, और वो थे विक्रम सिंह। इन लोगों ने 4-5 साल पहले अपने अपना पोजीशन छोड़ के दूसरा लोगों को लाके और डेवलप करना शुरू किया, और आज एक धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होगा। आज और भी 3-4-5 यूनिट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहां पर उन्होंने प्रक्रिया में है कि वो नए लोगों को लाते हैं, उनको सिखाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही काम बड़ी यूनिटों में नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो कैडर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी पे ले आप, इट शुड बी ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन द वर्किंग कमेटी मीटिंग, और उसके लिए आइडेंटिफाई कीजिए। पहले ये 3-4 लोगों को आइडेंटिफाई किया हमने, उनको बुला के और उनको इंकलकेट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के काम में इन्वॉल्व कीजिए। एक बात खाली हम बोलना चाहेंगे आपको कि कैडर को जब आप डेवलप कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देके देखिए, कभी उसका जो कैपेसिटी है, एबिलिटी है, उसको नजरअंदाज मत करिएगा। शुरू में लग सकता है कि ये जो है ये क्या करेगा। मैंने कहा कि भैया आओ, ये देखो कंपनी का चिट्ठी आया, इस बंदा बहुत परेशानी में है, इसको एक लेटर लिखाओ। तो वो ही सोचेगा कि क्या लेटर में लिख दूं, लेटर खराब हो जाएगा, वो मेरे लिए बड़ा वो बात है, लोग हंसेंगे, ऐसा नहीं है। आप उसको हमेशा प्रोत्साहन देंगे, यू विल गिव हिम एनकरेजमेंट एज ए लीडर कि आप लिखो उसके बाद मैं हूं। इस तरह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा और वो सोचेगा ठीक है मैं भी कर सकता हूं। और वही आदमी आज 10 साल बाद एज ए लीडर मतलब क्या कर सकता है, वो कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग सब ऐसे ही आए हैं, किसी ने कोई ना कोई हमें भी मतलब उस तरह का एनकरेजमेंट दिया था। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा हिस्सा है इसको करना। और हमेशा जिसको आप आइडेंटिफाई किए हैं, मान लीजिए 5 लड़का को आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये 5 को हम डेवलप करेंगे, हमेशा उसके साथ बातचीत ये जारी रखना है, ये बहुत जरूरी है। You put him, give him some responsibility, then suddenly stop talking to him for another 6 months. No, that is not the way. You will have to continuously encourage him, motivate him, assess his work, और उसको बोलना है कि भाई तुमने यहां गलती किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। तो इसमें जो है ना उसके अंदर एक ओनरशिप, एक इन्वॉल्वमेंट डेवलप होता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, आपका 5th है ब्रॉडेनिंग ऑफ द मूवमेंट। शुरू में ये हमने जो एफएमआरआई बनाया था, इट कैनॉट बी डिनाइड दैट एफएमआरआई वाज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो लेकिन एक समय के बाद हमने ये रियलाइज किया देयर इज अ ह्यूज सेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग इन द सो कॉल्ड कंज्यूमर इंडस्ट्री, जिसे हम आज के दिन में अदर इंडस्ट्री कहते हैं, लेकिन वो यूनियन के दायरे में नहीं है। उनके ऊपर ऑपरेशन शायद किसी लेवल पे हमारे से कम नहीं है, लेकिन वो हम संगठन में उनको लाने के लिए हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कटक जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने डिसाइड किया कि वी हैव टू, वो हमने नाम चेंज किया, फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये कटक कॉन्फ्रेंस में हमने डिसीजन लिया। लेकिन ये याद आपको मतलब सबको रखना है कि आज भी वो काम शायद हम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर वेरी फ्यू स्टेट यूनिट्स
where we have a robust and regular membership of other industries. ये एक हमारे लिए सोच का विषय है, because in every city, every headquarter today, there is a sizable amount of other industries members जिन तक हम पहुंच नहीं रहे हैं। और ये इनको पहुंचने का तरीका क्या है, ये सर्कुलर्स हैं, आप देख सकते हैं उसको, एफएमआरआई से भी हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दिन में अगर एफएमआरआई का नंबर ऑफ मेंबर्स 1 लाख है, तो ये 3 लाख हमारे बाहर पर पड़े हुए हैं जिन तक हम पहुंच नहीं रहे हैं। ये बहुत जरूरी है इस पर, नहीं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, वुमेन फील्ड वर्कर। टुडे वुमेन फील्ड वर्कर्स आर बीइंग रिक्रूटेड एट ऑलमोस्ट एवरी हेडक्वार्टर। पहले होता था कि बड़े बड़े शहर में इनका रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन आज आप देखेंगे हर स्टेट में जो मिडिल लेवल सिटीज हैं, इवन यहां तक कि छोटे शहरों में भी वुमेन फील्ड वर्कर की बहाली हो रही है। तो उन तक हम पहुंच पा रहे हैं क्या? आर दे आवर मेंबर्स? आर वी रीचिंग टुवर्ड्स देम? आर वी इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स? देयर आर सम वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड टिपिकल प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन फील्ड वर्कर्स। ऐसे इंडस्ट्री वाइज वुमेन वर्कर का बहुत सारे समस्या है, हर सेक्टर में, हर इंडस्ट्री में, लेकिन हमारे यहाँ तो समस्या और ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ फील्ड का काम करना पड़ता है और यहाँ काम का कोई समय नहीं है। बाकी इंडस्ट्रीज में एक वुमेन वर्कर वो समय से घर से निकलते हैं तो समय से लौट के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की समय से उनको निकलना पड़ता है, उसके पहले अपना फैमिली का सारा काम देखना पड़ता है, बच्चे हैं उनको स्कूल भेजना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, फिर रात को सारा 10 कॉल करके, केमिस्ट विजिट करके, मैनेजर के साथ काम करके, फिर रात को आके फिर से खाना बनाना पड़ता है। उनके ऊपर ऑपरेशन और ज्यादा है, लेकिन हम शायद जितनी हमको पहुंचना इन तक चाहिए था हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। एंड दिस इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन प्रिंसिपली वी बिलीव दैट मेन एंड वीमेन आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड दे शुड बी इक्वली ट्रीटेड, एंड इफ देयर आर ऑपरेशन इट शुड बी इक्वली रजिस्टर्ड। अगर हम उनको हमारे संगठन के दायरे में नहीं लाते हैं तो ऑपरेस रह जाएंगे, और वो ऑपरेस रह जाएंगे, उनका ऑपरेशन का कोई मतलब सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो संगठन से ही दूर चले जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है याद रखना। जहां तक ब्रॉडेनिंग का सवाल है, कैंपेन, हमारी संगठन एफएमआरआई एंड इट्स स्टेट यूनिट्स, वी आर पीपल who professionally are campaigners, ये हम सब जानते हैं। ये कैंपेन करने का तरीका क्या होता है, डॉक्टर के पास हम कैसे कैंपेन करेंगे हमारे प्रोडक्ट के बारे में, एक केमिस्ट के पास जाके प्रोडक्ट के बारे में कैसे कैंपेन करेंगे, ये एक जिसे कहते हैं कि प्रोफेशनली हम इसका ट्रेनिंग लेते हैं, और कुछ हद तक ये ट्रेनिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम संगठन बनाते हैं, तब ये इंट्रिंसिकली इनहेरेंटली हमारे अंदर आ जाता है। तो कैंपेन का तरीका क्या है? कैंपेन का तरीका हम जैसे हमने पहले बताया, कैंपेन का तरीका ये होता है, एक तो होता है कि जीबी मीटिंग बुलाना, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें वीकनेस आजकल देखने को मिल रहा है। वी आर नॉट बीइंग एबल टू होल्ड जीबी मीटिंग्स रेगुलरली इन सब यूनिट्स, वी आर नॉट बीइंग एबल टू अट्रैक्ट मेंबर्स इनटू दीस जीबी मीटिंग्स। तो ये जीबी मीटिंग है वो जगह जहां पे हम अपना जो संगठन का जो सोच है और जो प्रोग्राम्स है उनको कैंपेन करते हैं हमारे मेंबर्स के बीच में। नंबर 1। नंबर 2, कैंपेन का एक बहुत बड़ा जरिया है एफएमआरआई न्यूज। कॉमरेड्स, मैं आपको ये बता सकता हूं कि बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट टीम व्हिच राइट्स, पब्लिश एंड प्रिंट एफएमआरआई न्यूज एवरी मंथ, इंक्लूडिंग द एडिटोरियल। आप लोग शायद किसी के लिए, माने हम लोग जो स्टेट लेवल पे काम करते हैं, सब यूनिट लेवल पे, वो सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना मेहनत इसके पीछे जाता है। देयर इज अ वेरी वेरी डेडिकेटेड टीम हु वर्क्स वेरी हार्ड टू पब्लिश इट एवरी मंथ। लेकिन बड़ा अफसोस लगता है, ये हम सब एक ही यूनियन करते हैं, हम लोग एक ही हैं, तो आपके सामने कहने में कोई शर्म नहीं है। दुख होता है जब हम देखते हैं कि वो कोई सब यूनिट्स में जाते हैं या स्टेट सेंटर में जाते हैं तो देखते हैं बंडल का बंडल पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है वो। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि संगठन के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम निभा नहीं रहे हैं, और इसको हम मानना पड़ेगा। एफएमआरआई न्यूज इज एन ऑर्गन, और हम लोग ये कहते हैं द ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इटसेल्फ
एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको हर महीना में एफएमआरआई न्यूज में जो पब्लिश होता है वो आप सोच लीजिए उस महीना में एफएमआरआई का सोच है, उस महीना में एफएमआरआई का काम है वो। और वो हम लोग और एडिटोरियल में जो हम पब्लिश करते हैं, एफएमआरआई का जो करंट प्रिंसिपल्स है, सोच है, वो हम एडिटोरियल में पब्लिश करते हैं। वो अगर हम मेंबर तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर जॉब्स एज लीडर्स। अगर आपको ये थोड़ा सा तीखा लगे, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, क्योंकि हम उनसे पैसा ले रहे हैं, ये जर्नल पहुंचाना उनके पास, ये हमारा कर्तव्य है, ये करना पड़ेगा हमको कैसी भी हालत में। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिजिटल एडिशंस वी आर स्टिल प्रिंटिंग पेपर एडिशंस। व्हाई? बिकॉज ए डिजिटल एडिशन विच इज रेड थ्रू अ मोबाइल कैन नेवर रिप्लेस, जब वो पेपर खोल के पढ़ते हैं, इतना बड़ा तस्वीर आता है, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मोबिलाइजेशन, आप जानते हैं मोबिलाइजेशन की तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन ऑल मीटिंग्स, इन ऑल कैंपेन्स, आवर बेसिक एजेंडा इज टू मोबिलाइज द मेंबर्स एंड प्रिपेयर देम फॉर फाइटिंग द मैनेजमेंट, टू रजिस्ट द ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। इसीलिए मोबिलाइजेशन का काम जो है वो सबको लेकर के करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मीटिंग करके करना पड़ेगा, और उसका जो है आपको हर मैसेज जो है यूनिफॉर्मली, डेमोक्रेटिकली, ट्रांसपेरेंट वे में मेंबर के पास पहुंचेगा। और मोबिलाइजेशन के लिए जो स्टेप्स है वो लेना पड़ेगा। मेंबर के पास पहुंचना चाहिए, मेंबर को बुलाना चाहिए, मेंबर को फॉलो अप करना चाहिए हर प्रोग्राम पे, हर मीटिंग पे। लास्टली स्ट्राइकिंग कैपेसिटी कंप्लेंट्स, इतना सारा डिस्कशन हमने जो किया वो संगठन बनाने का डिस्कशन है। अल्टीमेटली व्हाट फॉर इज दैट? इफ यू मेक a very robust and strong organization, but you cannot have the capacity to strike, you don't have the capacity to strike means not only striking, strike मतलब जब अटैक आएगा तब आप उसका रेजिस्ट करोगे, you are a striking force, you can strike, that is something which you need to develop, and that can be developed by making a militant organization, a vibrant organization through the organization processes। और मेंबर को यह समझाना कि इस तरह से आप शोषित हो रहे हैं, इस तरह से आपका ऑपरेशन हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में मेंबर के अंदर ये चेतना आ जाता है कि व्हेन देयर इज एन ऑपरेशन आई मस्ट रेजिस्ट, एंड व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिविटी देन वी हैव ए कलेक्टिव स्ट्राइकिंग कैपेसिटी अगेंस्ट कलेक्टिव एग्रेशन ऑफ द मैनेजमेंट। यस कॉमन। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग में? जैसा हमने कहा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लीडर्स एंड मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन, डिस्कशन, डिसीजन रिव्यू एंड करेक्शन फॉर एडवांसमेंट्स, adherence to and implementation of decisions of the higher committee on one hand, and debate, discussion, criticism at appropriate committees on the other, are two-way processes। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। एक तो ये है कि हायर कमिटी का जो हमारा डिसीजन है वो पालन करना पड़ेगा। डिबेट डिस्कशन हो सकता है, वो इनकरेज्ड है, लेकिन प्राइमरीली जो हायर कमेटी डिसाइड करेंगे, लोअर कमेटी ये डिसीजन ले लिया, नहीं वो अपना डिसीजन उन्होंने लिया, हम वो माने चाहे नहीं माने, से फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता है। हायर कमेटी डिसीजन लेंगे, उसको आपको मानना पड़ेगा। क्रिटिसिज्म का जगह है, वो क्रिटिसिज्म उस कमेटी मीटिंग में होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जो हम लोग कभी कभी इससे चूक जाते हैं, हम लोग क्रिटिसिज्म बाहर भी कर लेते हैं, लीडरशिप का क्रिटिसिज्म करते हैं, डिसीजन का क्रिटिसिज्म करते हैं, जो हमारा पसंद नहीं है बाहर जाकर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डिस्कशन आप करेंगे, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, ट्रांसपेरेंसी है, यू कैन क्रिटिसाइज, डिबेट ऑन एवरी डिसीजन, बट देयर आर अप्रोप्रिएट प्लेसेस, वो जगह पे करना चाहिए, उसका बाहर नहीं करना चाहिए। कलेक्टिव डिस्कशन, डिसीजन रिव्यू एंड करेक्शन एंड एडवांसमेंट, इसका बहुत जबरदस्त तरीके से अभाव है, लेकिन इसके जो अनुभव हमारे हैं बहुत अच्छे हैं। कई दफा हम देखते हैं यूनिट के जो मीटिंग होता है वर्किंग कमेटी का, तो आपको ये लगता है कि ये तो क्या जानता है, ये क्या बोलेगा, इसको तो कुछ आता नहीं है। लेकिन मैंने देखा क्यों वो कभी उसको हम चुप करा थे, तुम कितना बार मीटिंग में आए थे, पिछले मीटिंग में तुम थे नहीं, खाली बोलते हो, कुछ करते नहीं हो। लेकिन वो कॉम्रेड कभी कभी इतने अच्छे मशवरे देता है आपको, इतनी अच्छी सलाह देता है संगठन के लिए कि आपके लिए काफी वो होती है, उसी से उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन से बचते हैं चीजें, और उसको लोगों को बोलने के लिए बोलने देते नहीं है। ये क्या दो लोग होंगे जिन्होंने ठेकेदारी ली होगी बोलने की, वही बोलेंगे मीटिंग में। अगर किसी ने दूसरे ने बोला तो उसको चुप करा देंगे, हम ये बोल के, अरे तुम क्या जानते हो यार, मीटिंग में आते नहीं हो तुम,
तो इससे हट के हमको इंकरेज करना चाहिए डिस्कशन को। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप डिस्कशन को इंकरेज करेंगे, बातचीत करेंगे, कई दफा हम लोग देखते हैं सेक्रेटेरिएट के अंदर, वर्किंग कमेटी के अंदर हम एज ए लीडर जो चीज लेके जाते हैं, लेकिन डिस्कशन में हमको बदलना पड़ती है, क्योंकि डिस्कशन से हमको लगता है कि हमारी सोच जो है वो ठीक नहीं है, हमने जो सोचा है वो वास्तविकता नहीं है। जो बाकी मेंबर ने बताया कि नहीं कॉमरेड ऐसा नहीं है, ये प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, तो हम निर्णय को बदल देते हैं। डिस्कशन नहीं करेंगे, अगर आप थोपेंगे निर्णय को, तो थोपने से क्या होगा कि एक तो गलती होने की संभावना है, हर बार आप सही नहीं होते, और दूसरा क्या है कि थोपने से इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पेमेंट से काम करेंगे। अगर आप सबकी सहमति से काम करेंगे तो संगठन में काम अच्छे से होंगे और इन्वॉल्वमेंट लोगों को बढ़ेगा। यही इनका बोलने का वो। थैंक यू। हम इसका हेडिंग जैसे दिया है प्रैक्टिसेस एंड इंपेडिमेंट्स। प्रिंसिपल्स हमने तैयार कर लिया, लेकिन प्रिंसिपल्स जब अप्लाई करते हैं तब कभी कभी डेविएशन हो जाता है, और वो डेविएशन भी एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसका करेक्शन भी करते हैं। जैसे यहां हमने डेविएशन कैसे देखा, ट्रेंड ऑफ पर्सनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव फंक्शनिंग। ये अभी भी बता रहे थे कि कुछ लीडर रहेंगे जो हमने बोल दिया वो सही है और उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, उस पर कोई डिबेट नहीं होगा। आप मानोगे तो आप रहोगे, अगर नहीं मानोगे तो आपको हम आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है, ये पर्सनालिटी कल्ट हो जाता है। ये पर्सनालिटी कल्ट से इस तरह की संगठन को बचाना है जैसे, तो भाई ये पर्सनालिटी कल्ट से दूर रहना पड़ेगा। एंड इट्स अ वेरी वेरी, आई वुड से very dangerous deviation which sometimes develop in many levels, not only subunit levels, sometimes in state and central levels also, and this is one deviation which will harm the organization in a manner no other deviation can, except probably parasitism and opportunism जो हम बाद में आएंगे। तो ये पर्सनलाइजेशन काल से कलेक्टिव फंक्शनिंग क्या होता है? कलेक्टिव फंक्शनिंग ये होता है कि डिसीजन आया, आप कुछ भी डिबेट कर लो, 100% डिबेट कर लो, डिस्कस कर लो, आपका जो है आपत्ति है वो बताओ, बट वंस अ डिसीजन हैज बीन मेड, यू हैव टू इंप्लीमेंट द डिसीजन लाइक एन एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड सोल्जर। देयर शुड बी नो डेविएशन ऑन दैट। एक बार डिसीजन हो गया, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और सबको मिलकर के करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा और उसका कलेक्टिव असेसमेंट भी लिया जाएगा। ये कलेक्टिव फंक्शनिंग होता है। इसके बदले में कभी कभी पर्सनालिटी कल्ट डेवलप हो जाता है, जिसका हम बात कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ रिव्यू फॉर करेक्शन, गलती होती है, जो काम करेंगे उनको गलती होगा, लेकिन ये गलती का हम रिव्यू कर रहे हैं क्या? आर वी रियली असेसिंग वेदर देयर आर बीइंग मिस्टेक्स और आर वी अशेम्ड टू एक्सेप्ट दैट देयर इज अ मिस्टेक इन आवर फंक्शनिंग? ये समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्रिटिसिज्म एंड एब्सेंस ऑफ सेल्फ क्रिटिसिज्म। भाई क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते हम, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। इंडिविजुअली भी कभी कभी हमारे ये आता है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि क्रिटिसिज्म, एब्सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। मेरा फंक्शनिंग हमको खुद असेस करना पड़ेगा, और मेरा फंक्शनिंग सही है कि नहीं, वो कमिटी के जो लोग हैं उनको भी ये क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो देयर इज वंस अगेन ए डेंजरस डेविएशन टुवर्ड्स पर्सनलाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बैड वंस अगेन। तो क्रिटिसिज्म को आप एनकरेज करिए। क्रिटिसिज्म ये नहीं होना चाहिए कि सारे चीज खराब है, संगठन कुछ नहीं, ऐसा नहीं। कॉमरेड, ये काम हमने लिया था, हमने इस तरह से किया, मुझे लगा था, मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे करने से बेहतर होता। ये होता है क्रिटिसिज्म, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहते हैं। ना कि अरे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करता है, संगठन कुछ नहीं करता है, लीडरशिप काम नहीं करता है। ये होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये संगठन को वीक बनाता है, उसको खत्म करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये होता है, जैसे हमने कहा कि कॉमरेड ये शायद डिसीजन हमने सही नहीं लिया था, ये डिसीजन ऐसे हम लेते, उसमें हम भी पार्ट है, अपना भी रोल स्वीकार करना पड़ेगा। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिसीजन, बट प्रोबेबली इट वुड हैव बीन राइट इफ वी कुड हैव डन इन दिस वे। दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, और इसका हमेशा इनकरेज करना चाहिए। एलिनेशन ऑफ द मासेस। अरे बड़े बड़े लोग निकल गए जब वो मास से दूर हट जाते हैं। हमारा मास कौन है? हमारे मेंबर्स हैं। लीडर यहाँ पे है, मेंबर्स यहाँ पे हैं। ये संगठन नहीं चलेगा कॉमरेड्स। ये संगठन ऐसा संगठन है, हमने देखा है, जिसके हाथ पकड़ के हमने जो भी कुछ सीखा है
ये भी सीखा है, हमने भी सीखा है। वो हमारे साथ एक रेस्ट हाउस में रहते थे, बगल वाले वो चौकी में सोते थे और रात भर हमारे साथ बात करते थे, गप करते थे। और संगठन हमने इसी तरह से सीखा, उनका पर्सनालिटी से, उनका डेडिकेशन से, उनकी कहानी से हम अट्रैक्टेड होते थे संगठन में। तो ये एलिनेशन इस संगठन में कभी नहीं हुआ और कभी होना भी नहीं चाहिए। ये जान लीजिए कि जिस तरह का ट्रिमेंडस वॉलेटाइल सिचुएशन पे हम लोग संगठन कर रहे हैं और संगठन बचा के चल रहे हैं, अगर लीडर मास से, जनरल मेंबर से एलिनेट हो गया, दूर हो गया, संगठन आप बचा नहीं पाएंगे। यह बहुत जरूरी चीज है, याद रखना। कॉन्फ्रंटिंग, अच्छा हमारा चैलेंजेस क्या है, इंपेडिमेंट्स चैलेंजेस है। एक तो ये संगठन बनाने में सबसे बड़ा हमारा चैलेंज रहा है कन्फ्रंटिंग मल्टीपल एम्प्लॉयर्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आज आयरन कोल सेक्टर में जो यूनियन करते हैं, आयरन स्टील सेक्टर में यूनियन करते हैं, पावर सेक्टर में यूनियन करते हैं, वो भी बड़े बड़े फेडरेशन है, लेकिन उनका एम्प्लॉयर एक है। हमारे यहां एम्प्लॉयर कितने सारे एम्प्लॉयर्स हैं हम खुद भी नहीं जानते हैं। इतने सारे एम्प्लॉयर्स के खिलाफ आंदोलन करना और आंदोलन का एक, जिसको कहते हैं कि आउटलाइन तैयार करना, यह बहुत बड़ा चैलेंज था। आज हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से करते आए हैं, लेकिन इनिशियली व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज मेड, दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज कि व्हाट लाइन वुड यू टेक, because on one hand there are multinationals, on the other hand there are Indian monopoly houses, on the third front there are small scale sectors also जहां पे भी operations हैं। तो ये एक हमारा चैलेंज था जो हमने आज कह सकते हैं कि मतलब एक लेवल पे हम लोग वी हैव ओवरकम दैट प्रॉब्लम एंड वी नाउ हैव अ वेरी रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशनल लाइन कि किसके खिलाफ हम कैसे आंदोलन करेंगे। जियोग्राफिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेंबर्स, शुरुआत के दिनों में ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, टेलीफोन भी गिने चुने लोगों के घर में रहता था, मोबाइल फोन तो सवाल ही नहीं था। उस समय का चैलेंज अब समझ लीजिए कॉमरेड, सोचना पड़ेगा इमेजिनेशन में। 1963 या इससे पहले चंद जगह पे, इवन हमारे मार्केटिंग भी सब जगह पे नहीं होता था। आज एमपी का बात हम सोचे, एमपी के बड़े बड़े शहर में हो सकता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव गिने चुने 2-3 थे, बाद बाकी शहर में नहीं था। बड़े बड़े शहर में लोग करते थे तो, और उनका टेरिटरी होता था बहुत बड़ा बड़ा, एक हफ्ता गुजर जाता था उनका टूर करने में, फिर घर लौटने में। तो कैसे इन ऐसे लोगों को आप संगठित करेंगे? उनके साथ ना तो मुलाकात नहीं होता है, बातचीत नहीं होता है। ऐसा भी दिन हमने सुना है कि लोग टूर पे गए, पूरा काम करके निकल आने के बाद पता चला कि जिस दिन टूर पे गए थे नेक्स्ट डे उनका टेलीग्राम में टर्मिनेशन आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में संगठन बनाना पड़ गया था जियोग्राफिकल डिस्पर्शन की वजह से। बाकी कोई भी संगठन, आप समझ लीजिए दुनिया में कोई ऐसा संगठन नहीं है जहां पे इस चैलेंज को मुकाबला करना पड़ा है इतना तगड़ा संगठन का ढांचा बनाने में। ये एफएमआरआई ने बना के दिखाया एंड इट्स अ यूनिक इंस्टेंस इन द एंटायर वर्ल्ड कि हमने ये करके दिखाया। जनरल यूनिटी, काउंसिल यूनिटी, शुरू में तो जनरल यूनिटी था, कोई भी ऑपरेशन होता था, अटैक होता था, जनरल यूनिटी से हम लोग उसको रजिस्ट करने का कोशिश करते, लेकिन एक समय आया जब हमने रियलाइज किया कि ऐसे नहीं चलने वाला काम। ये एक कंपनी में ऑपरेशन है, एक कंपनी का कोई फील्ड वर्कर नहीं है उसका रेजिस्टेंस में, बाकी सारे जो जनरल यूनिटी के मेंबर्स है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो उसको घेराव कर रहे हैं, वो स्लोगन शाउटिंग कर रहे हैं। ऐसे नहीं चल सकता, उसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट आया कि कंपनी वाइज फील्ड वर्कर की हमारी यूनियन बनानी पड़ेगी। काउंसिल का शब्द हमने उधार लिया है। काउंसिल एक्चुअली रेलवे गार्ड का और ड्राइवर्स का उस समय काउंसिल होता था, जो यूनियन होता था उसको काउंसिल कहते थे, हमने उसको उधार लिया है वहां से। आइडियल कॉन्सेप्ट था फील्ड वर्कर्स कंपनी वाइज यूनिटी, तो हमने उसका नाम दिया फील्ड वर्कर्स काउंसिल। 1972 की डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अनुसार उसके बाद हमने कंपनी टू कंपनी काउंसिल बनाना शुरू किया। तो हमारा अब आज भी 2 मेन फलक्रम है, एक है जनरल यूनिटी, एक है काउंसिल यूनिटी। काउंसिल यूनिटी के में हम कंपनी के अंदर लड़ते हैं, जनरल यूनिटी में उसको सपोर्टिव रोल देते हैं, पॉलिसी लेवल पर मूवमेंट करते हैं या स्टेट लेवल पर जो होगी जनरल यूनिटी में करते हैं। एब्सेंस ऑफ फीडबैक, दिस ए बिग इशू। फीडबैक नहीं आता है। हम आज के दिन में भी कह रहे हैं कि इतना एडवांसमेंट हो गया है कम्युनिकेशन चैनल्स का। फीडबैक, इफ यू डू नॉट गेट द फीडबैक दैट आई हैव डिसाइडेड अ प्रोग्राम, हाउ इज दैट प्रोग्राम बीइंग इंप्लीमेंटेड, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस की मुकाबला करना पड़ रहा है, अगर उसका फीडबैक नहीं हमको मिलता है तो हमको जो है एज ए लीडरशिप वी आर लैकिंग
we are lagging behind and we cannot design future programs also whether it is a success or not. So it's for every level, सब यूनिट लेवल पे, स्टेट सेंटर से FMRI सेंटर में ये फीडबैक का चैनल बहुत बहुत पुख्ता होना चाहिए. नहीं होने से हमारे जैसे संगठन चलाने में दिक्कत होगी. काउंसिल वर्सेस यूनिट, काउंसिल वर्सेस स्टेट, ये बड़ा गैप है. आपके अंदर भी बहुत सारे सवाल आते हैं. काउंसिल वाली कंपनी का अगर इश्यू है कैसे डील करें? काउंसिल ने ये नहीं किया, वो काउंसिल के यूनिट काउंसिल को गाली दे रहे हैं, ये काउंसिल कुछ नहीं करता है. काउंसिल यूनिट स्टेट को बोल रहा है स्टेट हमारे लिए कुछ नहीं करता, और स्टेट बोल रहा है कि काउंसिल कुछ नहीं करता. ये जो तीन जगह से हमको विरोधाभास मिल रहे हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे होते हैं. इज इट करेक्ट और नॉट? ये कई जगह आपको दिक्कत मिलेगी. पहले तो इसके लिए बहुत ब्रॉडर तरीके से समझने की जरूरत है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनी जहां बायलैटरल रिलेशन है, वहां पर स्टेट और यूनिट को करने के लिए बहुत कुछ नहीं है. दे आर जस्ट अ कोऑर्डिनेटिंग बॉडी. लेकिन कई काउंसिलें हैं जहां काउंसिल है लेकिन बायलैटरल रिलेशन नहीं है, वहां स्टेट और यूनिट को करने के लिए कुछ है, बट दैट शुड बी डन इन कोऑर्डिनेशन विद द ऑल इंडिया काउंसिल लीडरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर काउंसिल. इट इज नॉट दैट कुछ भी कर दें. There is all India Council in matters on one particular issue, transfer issue, का भोपाल यूनिट ने प्रोटेस्ट लेटर भेज दिया विदाउट कंसल्टिंग एनीबडी. वो ऑल इंडिया काउंसिल बायलैटरल है, वहां पे बातचीत करेंगे. अगर मैनेजमेंट नहीं मानेगा तो बैकग्राउंड के फेवर कर क्या कर रहे हैं? दे विल नॉट फाइट, दे विल नॉट प्रोटेस्ट. दे आर प्रेशराइजिंग कि भोपाल यूनिट के लोग जाके मीटिंग में प्रोटेस्ट करके आए, जाके करके भी आए. बट इट इज नॉट द करेक्ट लाइन. मैकलॉट का 15-20 मीटिंग हो चुका है. In none of the meeting, Macleod favored the protesters to transfer, but they are forcing Bhopal unit to go and protest. This is a wrong line. इसको करेक्शन करने की जरूरत है. हमको काउंसिल अगर है, काउंसिल का फेवर का they should first fight with their management, first raise the voice of protest. General entity is there to support and help them. ये समझने की जरूरत है. और कई जगह पर काउंसिल नाम की है, अस्तित्व रह नहीं गया है. वहां पर हम लोग बातचीत करके स्टेट से यूनिट से इंटरवेंशन करके हम लोग वो कर सकते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. अभी क्या होता है, कई दिनों बाद जब काउंसिल सब कमेटी मीटिंग होती है या हम कहीं जाते हैं तो बोलते हैं कि फला कंपनी का फील्ड वर्कर पार्टिसिपेट नहीं कर, उसके कन्वीनर को पता नहीं, लेकिन हम समझते हैं काउंसिल कुछ नहीं कर रहा है, उसको मोबिलाइज नहीं कर रहा है. अगर पर्टिकुलरली उस यूनिट से प्रॉपर फीडबैक आए काउंसिल मेंबर का, स्टेट अगर काउंसिल लीडरशिप को दे, काउंसिल लीडरशिप उसको इंटरवीन करे, तो ये जो चक्र अगर चलता है तो हम एक्टिवेट कर सकते हैं काउंसिल लीडरशिप को. इसलिए काउंसिल और यूनिट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन, संबंध, कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जहां जहां बनी है वहां पे स्पष्टता देना चाहिए, बातचीत करना चाहिए. और प्रैक्टिसेस में हाउ टू इम्प्रूव फर्दर, इसमें जो हमने दिया है प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क थ्रू सर्कुलर, इसके बारे में बात अभी अभी चर्चा हमने किया है. सर्कुलर्स बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और उसमें एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमारा स्टैंड पॉइंट्स क्या है, क्यों हमने ये प्रोग्राम लिया है. जैसे आप देखेंगे कि कोई भी कंपनी में प्रोग्राम हम लेते हैं, यहाँ तक कि ऐसा कंपनी जहाँ पे पुराना प्रोग्राम चल रहा है उसमें कोई प्रोग्राम में हम एडिशन हम डाल रहे हैं, उसमें भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑन विच द प्रोग्राम वाज टेकन. तो ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इतना ऑपरेशन के अंदर, इतना अटैक्स के अंदर, इतने काम के अंदर कभी कभी हमारा हम भूल जाते हैं, हमारा नज़र इधर उधर भटक जाते हैं. तो इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए. पीरियोडिकल मीटिंग्स एंड कंसल्टेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. हमारे संगठन में मीटिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और कंसल्ट होना चाहिए. इंडिविजुअल लेवल पे भी हर जगह पे कंसल्टेशन होना चाहिए. FMRI न्यूज़ एंड रीजनल जर्नल्स, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो अपना स्टेट का जर्नल्स भी पब्लिश करते हैं. इसके अलावा जैसे FMRI न्यूज़ का इंपॉर्टेंस हम समझते हैं, तो इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ये एरिया ऐसा एरिया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. चलिए, तो ये ब्रॉडेनिंग का बात हमने पहले भी किया. देखिए अदर इंडस्ट्रीज में हमने कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हैं. सबसे बड़ा इन पे अटैक ये है कि ये in spite of inclusion of 10 other industries in the Sales Promotion Employees Act, जो कि 10 साल पहले हुआ है, कोई कंपनी नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं
अदर इंडस्ट्रीज में, जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोई कानून वहां पे फील्ड वर्कर्स के ऊपर कोई कानून ये मानते ही नहीं है। कि चीज याद रखेंगे जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि वही मालिक जब फैक्ट्री में है सारा कानून मान के चलते हैं, ऑफिस बनाते हैं सारा कानून मान के चलना पड़ता है उनका, लेकिन फील्ड वर्कर के ऊपर एप्लीकेबल जो भी कानून है वो मानने का जहां तक सवाल आएगा वो नहीं मानेंगे, वो बिल्कुल इनकार कर देते हैं। तो इसके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा ऑप्रेस सेक्शन है, ये हमको मेंबरशिप बढ़ाना पड़ेगा, रेगुलर मीटिंग करना पड़ेगा और आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा इनको साथ लेकर के, नहीं तो हमारी संगठन भी बढ़ नहीं पाएगी। हमने ब्रॉडनिंग पे पढ़ा रखा है। और वुमेन एसपीज में आप देते हैं जानते हैं कि बहुत सारे वुमेन स्पेसिफिक एक्ट्स हैं, वो भी डिनाई किया जाता है उनको। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ नाइट वर्किंग, नाइट शिफ्ट वर्किंग इन वुमेन्स इन ऑल सेक्टर्स। हमारे यहाँ पे कोई वो नहीं है, अगर रात को 11 बजे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्टर का विजिट है वो हमारे जो लेडी कॉमरेड है उनको जाना पड़ता है। इसके अलावे सेक्सुअल हैरासमेंट भी, उसका भी रिपोर्ट हमारे पास आते हैं। तो ये सारा चीज है, ये ब्रॉडेनिंग करने के लिए दो सेक्टर को, अदर इंडस्ट्रीज एज वेल एज वुमेन सेक्टर को हमें बिल्कुल साथ लाना पड़ेगा। या तो कैडर डेवलपमेंट का हमने ये बहुत देखिए, कैडर डेवलपमेंट ये जो हमने प्रोसीड्यूर बताया कैडर डेवलपमेंट की, उसमें हम लोग करने की कोशिश क्या करते हैं, ये करते हैं कि उनका जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में वो काम करते करते ग्रेजुअली इंडस्ट्री कॉन्शियसनेस आता है। इंडस्ट्री कॉन्शियसनेस ट्रेड यूनियन बैकग्राउंड से उसको होना चाहिए। मालिक जो सिखाता है मीटिंग्स में या फील्ड वर्क के दौरान, वो कॉन्शियसनेस नहीं, इंडस्ट्री कैसे चल रहा है, वो हमारा जो एंगल ऑफ व्यू है वो ग्रेजुअली हम उसको देने की कोशिश करते हैं, इंडस्ट्री कॉन्शियसनेस। और इंडस्ट्री कॉन्शियसनेस डेवलप करते करते ग्रेजुअली जब वो अपना क्लास पोजीशन समझने लगते हैं, ऑपरेशन समझने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि भैया 5 स्टार होटल में मीटिंग कराते हैं, कभी कभी दुबई ले जाते हैं, कभी कभी यहां ले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है हम लोग वर्कर ही। उस मंथ के एंड में अगर हिसाब नहीं मिलाएंगे, क्लोजिंग नहीं करेंगे, सेल्स नहीं देंगे, तो वो ऑपरेशन हमारे ऊपर आ जाएगा। ये जो क्लास कॉन्शियसनेस उसको समझने लगता है कि अल्टीमेटली वी आर वर्कमैन, वी आर वर्कर्स। तो ये हम लोग डेवलप करने की कोशिश करते हैं कैडर डेवलपमेंट में। और सोशल कॉन्शियसनेस, फाइनली क्लास कॉन्शियसनेस में सोसाइटी में किस पोजीशन पे आप हैं एज ए पार्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी हम लोग डेवलप कराने की कोशिश करते हैं। तो प्रोसीड्यूर्स क्या है वो हमने जैसे कहा, पीरियोडिकल ट्रेनिंग ऑन कॉन्सेप्ट्स, गिविंग सुइटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने पहले इसके बारे में बात किया है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से नहीं चलेगा। प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट, हमेशा उनको इंकरेज करिए, इंस्टिल कॉन्फिडेंस कि आपसे होगा, आप क्यों नहीं होगा, आप करो, अगर गलती हो जाता है हम आपके साथ में हैं, लेकिन आप करो। ये कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी होता है। कैडर्स आर द रियल एसेट्स, ये हमारे आने वाले लीडर्स बनेंगे, इसीलिए ये कैडर्स को बहुत संभाल के रखना है हमको। चलिए, गिविंग सुटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूनिट में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, संदीप भाई, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो प्रतिभावान लोग होते हैं, मैंने तो देखा है। उनका एक्सपर्टीज होता है हर आदमी का अलग अलग एरिया में। कोई आपका वर्किंग कमेटी मेंबर होगा जो शायद बहुत अच्छा कैलकुलेशन कर सकता है, कोई होगा जो फील्ड में जबरदस्त मोबिलाइजेशन कर लेगा, कोई बैठोगे तो अच्छा लेटर बना लेगा, कोई आदमी होगा जो लोगों को एक अच्छा पीआर हो, लोगों से बातचीत करने में इसमें अच्छा होगा, कोई मैनेजमेंट को अच्छा डील कर पाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे वर्किंग कमेटी मेंबर के अंदर कौन आदमी है, उसको क्या जिम्मेदारी देना चाहिए। कई दफा इसमें हम लोग चयन करने में जिम्मेदारियों का हम गड़बड़ होते हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं। मैं बताऊंगा आपको, भोपाल यूनिट में ये फ्रेंको इंडिया के अंदर एक डिवीजन है इनका जिंदा, उसमें एक कॉमरेड है जगदीश करके, अभी है क्या गए वो रोज एक वीडियो बना के अपना डालता है यूट्यूब उसमें। मैंने उनको बोला कि आप यूनियन के बारे में बनाइए कि मेंबरशिप का कैसे अपील करना है, आप किस टाइप का वीडियो, जैसे लोग आपको मिलेंगे जो नेट से भी है, जो सोशल मीडिया के फ्रेंडली है, जो रोज आप एक नया रील बना के भेज देंगे, तो उनको बोलिए आप रील दूसरा बनाते हैं, आप रील बनाइए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का आंदोलन के बारे में बनाइए, मेंबरशिप के अपील के बारे में बनाइए, एसपी एक्ट के बारे में बनाइए, कंपनी वाइज इशू के बारे में बनाइए। इस प्रकार से हमको इनोवेटिव तरीके से लोगों को काम देके उनसे काम करवाना है। और ये देखें आप
कि कौन आदमी क्या काम कर सकता है। मैं देखता हूँ कई जगह उसको ट्रेजरर बना दिया, लेकिन वो हिसाब किताब में इतना है कि वो उसको हाथ कांप जाता है रजिस्टर उठा के, उसको हमने ट्रेजरर बना दिया, अब बना दिया यूनिट सेक्रेटरी बना दिया, और सेक्रेटरी साहब की ये स्थिति है कि 2 शब्द बोलने में उनको दिक्कत है। तो क्यों हम ऐसे लोगों को बनाएं जो वो जिम्मेदारी को पूरा कर पाए या सीख पाए उसको धीरे धीरे करके। तो ये जो है, जो बताया कि सुटेबल लोगों को सुटेबल जिम्मेदारियां दें, उसमें से चयनित आपको करना है यूनिट के अंदर से किसको क्या बोले। बहुत सारे यूनिट सेक्रेटरी लोग कुछ ज्यादा भी बोलते हैं, जरूरत नहीं उतना बोलने का। ये एक थोड़ा सा सिंबॉलिक है, क्योंकि हम अपना देखिए मेन फंक्शनिंग कैसे होता है। जीबी मीटिंग्स का बात हमने पहले भी किया। जीबी मीटिंग्स इज सच एन इंपॉर्टेंट functioning area of our organization to maintain proper coordination and communication with the members. अच्छा, काउंसिल सब कमिटी मीटिंग्स। अब देखिए, ये जहां तक जीबी मीटिंग का सवाल है, काउंसिल सब कमिटी मीटिंग्स का अगर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे तो काउंसिल सब कमिटी स्ट्रक्चर इज कंपैरेटिवली अ न्यू स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू द जनरल यूनिटी स्ट्रक्चर। जब से जनरल यूनिटी स्ट्रक्चर हमारा था तब से जीबी मीटिंग हम लोग करते आ रहे हैं, आज भी उसका इंपॉर्टेंस है। लेकिन काउंसिल सब कमेटी जब से आए हैं, या काउंसिल सब कमेटी बनी है किस लिए? काउंसिल सब कमेटी बने हैं टू पुट अप कलेक्टिव फाइट अगेंस्ट कलेक्टिव अटैक्स, इसलिए बनी है। अब ये ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के बाद जो अटैक्स का नेचर बदल चुका है, नाउ द अटैक्स आर taking place on a concerted level by the management। अटैक का जो डायमेंशन है, जो नेचर ऑफ अटैक्स है, वो सिमिलर है कंपनी टू कंपनी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि इफ देयर इज अ सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ अटैक्स फ्रॉम द मैनेजमेंट्स, देयर शुड बी अ सिमिलरिटी इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट दिस अटैक्स ऑल्सो। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जो प्लेटफॉर्म इस अटैक को रजिस्ट कर सकते हैं, वो है काउंसिल सब कमिटी प्लेटफॉर्म। आप याद रखें, काउंसिल सब कमिटी जो काम कर सकता है वो जनरल यूनिटी में जो भी सब हमारे मेंबर्स होता है वो जनरल यूनिटी के पार्ट है, लेकिन जनरल यूनिटी के सारे मेंबर्स वो काम नहीं कर सकते जिनका काउंसिल करने का एक्सपीरियंस है। काउंसिल मतलब क्या होता है? यू आर डायरेक्टली कॉन्फ्रंटिंग योर ओन मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट आपको सैलरी देता है मंथ एंडिंग में, जो सैलरी बंद हो जाने से आपका फैमिली नहीं चलेगा, उस मैनेजमेंट के सीधा आमने सामने खड़ा होकर के आप कह रहे हो को आप ये कर रहे हो, मैं इसको नहीं मानता। ये बहुत बड़ी एक, हम इसकी सबसे ऊंचा दर्जा की लड़ाई मानते हैं। और ऐसा एक्सपीरियंस जिस ग्रुप का है उसको हमने डाला है काउंसिल सब कमिटी में, ताकि उनका अपनी मैनेजमेंट के लड़ाई का जो एक्सपीरियंस है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इन इंडिविजुअल कंपनीज, उसको हम कलेक्टिव एंटिटी में ला करके जो कलेक्टिव लड़ाई की जरूरत है वहां पे हम लोग पुट करेंगे। तो ये भी एक ऐसा लेवल है जो रेगुलर बेसिस पे काउंसिल सब कमिटी मीटिंग करना बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो हम वो कंसर्टेड अटैक को रजिस्ट करने में हम पीछे हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस क्यों जरूरी है? आज कुछ भी आप करते हैं, अल्टीमेटली मैनेजमेंट के खिलाफ हम रेजिस्टेंस हमारा है। हम मैनेजमेंट का ऑपरेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे मैनेजमेंट को पता चलेगा कि वी आर एग्रीव्ड, आपका डिसीजन हम नहीं मानते हैं? वो डेमोन्स्ट्रेशन, रेगुलर बेसिस पे हम डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम आता है। डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम कंडक्ट करना 2 रीजन पे जरूरी है। एक तो ये है ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो इस देश की जिस कोना में काम करने के लिए मैनेजमेंट जाएंगे वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन फेस करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि कितना एग्रीव्ड है। हम अपनी कंपनी के जो फील्ड वर्कर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो सारे फील्ड वर्कर्स इस भारत के कोने कोने पे दे आर एग्रीव्ड। दिस गिव्स अ ह्यूज मैसिव ब्लो टू द मैनेजमेंट। दैट्स नंबर 1। सेकंड, ये कोने कोने पे हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो हमारे मेंबर्स भी जागरूक हो जाते हैं, जो वो एनकरेज हो जाते हैं, वो फिर यूनियन के लाइन पे भी चले जाते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन का काम, ये 2 काम करते हैं। एक तरफ मैनेजमेंट को मैसेज देना, दूसरा मेंबर्स को भी मोबिलाइज करके हमारे चैनल पे लाना। आई थिंक दिस इज स्ट्राइक। स्ट्राइक है ना? स्ट्राइक फाइनल। जब सारे डेमोन्स्ट्रेशन फेल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं अब स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक हम लोग 2 तरह की करते हैं, आप लोग जानते हैं। एक तो है इंडस्ट्री वाइज स्ट्राइक जो एफएमआरआई कॉल देते हैं कि ऑल एफएमआरआई मेंबर्स विल बी ऑन स्ट्राइक।
दोज आर बेसिकली ऑन पॉलिसी लेवल डिमांड्स। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे कंपनी के अंदर हम लोग स्ट्राइक करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशन के खिलाफ, जब हमारे सारे जो लड़ाई की जो तरीके हैं वो मैनेजमेंट नहीं मान रहे हैं, उसमें नहीं मतलब बो डाउन कर रहे हैं, तो हम लोग स्ट्राइक करते हैं। ये स्ट्राइकिंग कैपेसिटी भी डिटरमिन करता है कि हमारे अंदर ताकत कितनी है। तो ये भी बहुत जरूरी, और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन इफ वी डिसाइड that a particular council members will go on strike on a certain day, it is our responsibility at every subunit level to mobilize members of that council so that he participates in the strike. That strengthens our organization and striking capacity. और ये हमने देखा कि वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ ऑल दिस सोशल मीडिया, व्हाट्सएप की ज़माना है। हालांकि हमारा जो फिजिकल कॉन्टैक्ट्स है उसको सब्सटीट्यूट हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं आजकल। एफएमआरआई न्यूज़ हमने विस्तार से ऑलरेडी बोल चुके हैं, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा हमने कहा कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, उसको एक साथ रखने के लिए और मूवमेंटल प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करने के लिए ये बहुत जरूरी है एफएमआरआई न्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपर्ली मेंबर के हाथ में पहुंचे। और आप देखेंगे कि रिसेंटली वी हैव चेंज द डिजाइन ऑफ एफएमआरआई न्यूज़, इट इज़ फार मोर रीडर्स फ्रेंडली। अभी एकदम कंटेम्पोरेरी आउटलुक हम लोग लाए हैं, पिक्चर की क्वालिटी भी काफ़ी हम लोग उसमें इंप्रूवमेंट लाए हैं। अब तो हम लोग अपने सेंटर से जितना हो सकता है हम लोग किए हैं, बट वी एक्सपेक्ट दैट this new look FMRI news should be an attractive point to discuss with the members. It should go to members' hands. और हाँ, एक कॉमरेड एफएमआरआई का वेबसाइट भी है, वहाँ भी रेगुलर हम लोग अपडेट करते हैं। इतने सारे वेबसाइट्स हम लोग हर दिन मोबाइल पे देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा एफएमआरआई के वेबसाइट भी देखिए। हम हंस के बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ये हमारे अंदर बहुत बहुत दुख की बात है। एफएमआरआई सेंटर में हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि इतना इस वेबसाइट को मेंटेन करने में काफी एक्सपेंडिचर हर साल हमारा होता है, और हम जो है ये रेगुलर बेसिस पे अपडेशन इसको करते हैं, हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे, लेकिन इसका व्यूअरशिप इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद बहुत कम है। इस पर ध्यान देना है, मेंबर्स के पास भी पहुंचाना है। लीडरशिप भी नहीं देख रहे हैं, ये अफसोस की बात है। 1 लाख मेंबरशिप लिखा हुआ है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स 1 लाख है उसका स्ट्राइकिंग कैपेसिटी भी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा हम समझते हैं। और हमारे पास है स्ट्राइकिंग कैपेसिटी, लेकिन हमारा फंक्शनिंग में कोई वीकनेस ऐसा नहीं आना चाहिए ताकि हमारा स्ट्राइकिंग कैपेसिटी कम हो जाए आने वाले दिन में। दीज आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, इट विल ऑल्सो इंपैक्ट द मेंबरशिप लेवल। बाय द बाय, एक इंफॉर्मेशन हम आपको यहां से अनाउंस करना चाहते हैं। In this historic year of Diamond Jubilee of FMRAI, we have achieved another historic milestone, and that is in the month of April itself, we have crossed 50,000 membership for the first time since 1986. आपको इसका मिलेगा, ये we have given us very special mention of this in the next FMRAI news, आपके हाथ में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इस बारे में कल हम विस्तार से बात करेंगे मेंबरशिप के बारे में, लेकिन जो 50,000 मेंबरशिप हुई है उसके साथ में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है और हमें क्या करना है, इस बारे में हम कल क्योंकि एक सेशन है ऑलरेडी मेंबरशिप का, सो दैट विल बी कीपिंग इट टुमारो। आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड और वन मोर इज देयर। तो ये हमने बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर लगभग एफएमआरआई का एंटायर हिस्ट्री, फॉर्मेशन, फंक्शनिंग, चैलेंजेस और मूवमेंटल एरिया टच करते गए। ये एक्चुअली ये मेरे ख्याल से पूरा 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन, फुल डे ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए एक विस्तार के। बट वन थिंग बिफोर एंडिंग दिस सेशन वी मस्ट क्वेश्चन यू, दीज आर कपल ऑफ एरियाज वेयर वी हैव हिस्टोरिकली फेस चैलेंजेस विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। एक तो यह है कि लोकलिज्म क्या होता है। एफएमआरआई इज एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। एफएमआरआई का जो सोच है वो ऑल इंडिया सोच है। एफएमआरआई का जो मूवमेंट बनाया जाता है वो ऑल इंडिया का सोच करके मूवमेंट बनाया जाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि कई जगहों पे जो लोकल इश्यूज है वो ऑल इंडिया मूवमेंट और ऑल इंडिया जो इश्यूज है उसके ऊपर हावी हो जाता है। मेंबर्स हमारे बहक जाते हैं और कुछ लीडर्स भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली इट डिफाइज एंड डिनाइज
द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑल इंडिया मूवमेंट, इसके बारे में हमेशा याद रखना चाहिए, सचेत होना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज वी आर ऑल इन लीडरशिप, कि नो लोकल इशू शुड सुपरसीड ऑल इंडिया इशू, because we are operating on an all India platform, we are operating in an industry which is basically all India in nature. तो ये जो है बहुत ध्यान रखना है, इसमें हमारी संगठन वीक होता है. Opportunism, parasitism, primarily it applies to council movement. Council movement में हमने ये किया है राइट्स एंड गेन्स. पहले अधिकार को एस्टैब्लिश करो, गेन्स अपने आप आएंगे, ऐसा हम लोग कहते थे. लेकिन कुछ जगहों पे हम लोग देखे हैं कि काफी दिनों चलते लोग गेन्स के पीछे ज्यादा भागते हैं, अधिकार वो पीछे हो जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसमें फिर डेवलप कर जाते हैं अपॉर्चुनिज्म एंड पैरासाइटिज्म, कि एक जो इमीडिएट गेन है उसके लिए हम लोग अपना लॉन्ग टर्म जो गेन्स है, लॉन्ग टर्म जो हमारा राइट्स है, उसको भी कभी कभी हम लोग उसको सैक्रिफाइस कर देते हैं. इससे अपॉर्चुनिज्म डेवलप, ये इसको अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, और इसी से पैरासाइटिज्म डेवलप होता है. और इसके बारे में हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को, काउंसिल लेवल में, जनरल यूनिटी लेवल पे, हर लेवल पे हम लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए. और ये बिल्कुल संगठन को अंदर से अंदर खा जाता है, इसको नहीं होने देना है. डिवाइसिव ट्रेंड्स, फाइनली यू नो दैट वी आर इन अ सोसाइटी व्हिच इज बेसिकली, इंडिया एक ऐसा कंट्री है, इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर डिफरेंसेस वी आर टुगेदर एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एंड इट इज आवर प्राइड. यू विल नॉट फाइंड सच अ कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड कि इतने सारे लैंग्वेजेस है, कस्टम्स है, कल्चर्स है, रिलीजन्स है. इन स्पाइट ऑफ दैट, व्हेन वी स्टैंड फॉर वन, वी आर वन एज अ नेशन. We are proud to call ourselves Indian, and it is a small reflection in the functioning of all trade unions, including FMRI, that in spite of all our differences, we come forward together for a common cause. लेकिन कभी-कभी, and sometimes there are various political outfits which encourage this kind of divisive trends. We get divided on the basis of our customs, our cultures, languages, and sometimes on our religions also. This is one thing which absolutely eats away the organizational strength. इसके बारे में हमेशा बहुत ज्यादा सचेत रहना है, और ऐसे डिवाइसिव ट्रेंड से हमेशा हमारे मेंबर्स को, कैडर्स को, अपने आप को और सारे लीडरशिप को बचाना है, तभी हमारी संगठन टिक पाएंगे. तो ये जो हमारे जो couple of cautions with this, I think that we have tried to complete this entire session in a very short time. And in future we will get opportunities to discuss all of these individual things in much greater area also. And I request you to take this message down the line to all subunits, including the leaderships and cadres, so that our organization can flourish and become strong in future. Thank you.